साल 2012 दिल्ली की एक अदालत के बाहर हजारों किलोमीटर दूर बैठे छोटे छोटे शहरों के लोग एक ही खबर का इंतजार कर रहे थे। कोई उत्तर प्रदेश के गांव में अपनी पुरानी फाइल खोलकर बैठा था, कोई बिहार के कस्बे में पासबुक के पन्ने पलट रहा था, कोई राजस्थान के छोटे से घर में अपनी बेटी की शादी की तारीख आगे बढ़ाने की सोच रहा था। उनके हाथ में कोई शेयर मार्केट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई महंगी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक रसीद थी, एक छोटी सी रसीद जिस पर लिखा था सहारा। किसी ने 10,000 लगाए थे, किसी ने 50,000, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत, किसी ने खेत बेचकर पैसा जमा किया था, किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने बेटे की पढ़ाई के लिए और किसी ने बुढ़ापे के सहारे के लिए। उन्हें बताया गया था कि सहारा परिवार है, बैंक से ज्यादा भरोसेमंद, रिश्तेदारों से ज्यादा अपना और भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक सपना। लेकिन फिर एक दिन वही सपना अदालत, सेबी, नोटिस, रिफंड, अटैचमेंट और अरेस्ट जैसे शब्दों में बदल गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सहारा ने पैसा कैसे इकट्ठा किया, असली सवाल यह था करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा आखिर गया कहां। ये कहानी किसी एक कंपनी की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, उस भरोसे की जो गांव-गांव जाकर बनाया गया, उस सिस्टम की जो सालों तक सोता रहा और उस एम्पायर की जिसकी चमक इतनी तेज थी कि उसके पीछे छिपा अंधेरा आम लोगों को बहुत देर से दिखाई दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसने खुद को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक परिवार का मुखिया बताया। नाम था सुब्रत रॉय। एक ऐसा चेहरा जो टीवी पर आता था तो लोग उसे सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं समझते थे, लोग उसे सहारा श्री कहते थे। उसके इर्द गिर्द ग्लैमर था, पावर थी, पॉलिटिक्स थी, क्रिकेट था, बॉलीवुड था, बड़े बड़े इवेंट्स थे और एक ऐसा इमेज था जैसे सहारा सिर्फ कंपनी नहीं, भारत के मिडिल क्लास और गरीब लोगों का सपना हो। लेकिन हर बड़ा सपना एक छोटे दरवाजे से शुरू होता है। सुब्रत रॉय ने अपनी शुरुआत बहुत छोटी की। कहा जाता है कि कुछ हजार रुपए से शुरू हुआ काम धीरे धीरे ऐसे नेटवर्क में बदल गया जिसमें लाखों एजेंट्स जुड़ते गए। ये एजेंट्स सिर्फ सेल्समैन नहीं थे, ये गांव के जान पहचान वाले लोग थे। कोई मोहल्ले का आदमी, कोई रिश्तेदार का दोस्त, कोई दुकान पर रोज दिखने वाला चेहरा। यही सहारा की सबसे बड़ी ताकत थी। जहां बड़े बैंक्स नहीं पहुंच पाते थे, जहां लोग फॉर्म्स और फॉर्मेलिटीज से डरते थे, वहां सहारा का एजेंट खुद घर तक पहुंच जाता था। वो कहता, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। गरीब आदमी के लिए यह लाइन बहुत पावरफुल थी क्योंकि उसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ताकत नहीं थी, लेकिन रोज थोड़ा बचाने की आदत थी। किसी ने चाय की दुकान की कमाई से पैसा निकाला, किसी ने मजदूरी से, किसी ने खेत की आमदनी से, और सहारा के छोटे छोटे डिपॉजिट फॉर्म्स भरते गए। धीरे धीरे सहारा सिर्फ फाइनेंशियल कंपनी नहीं रही, वो एक इमोशन बन गई। उसके नाम के साथ एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जुड़ गया। इतनी बड़ी कंपनी है, हमारा पैसा कैसे डूबेगा? यही भरोसा सहारा एम्पायर की असली नींव था। फिर इस एम्पायर ने सिर्फ फाइनेंस तक खुद को सीमित नहीं रखा। सहारा का नाम हाउसिंग में आया, मीडिया में आया, एयरलाइंस में आया, स्पोर्ट्स में आया, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप में आया। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा लिखा हुआ देखकर छोटे टाउन्स के इन्वेस्टर्स को लगता था कि उनका पैसा किसी छोटी कंपनी में नहीं, देश की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक में लगा है। जब कोई ब्रांड नेशनल प्राइड से जुड़ जाता है तो उस पर शक करना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी चमक के बीच एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट चल रहा था जिसे समझना आम इन्वेस्टर के लिए आसान नहीं था। नाम था OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। सुनने में यह शब्द इतना टेक्निकल था कि गांव के इन्वेस्टर तो दूर, कई पढ़े लिखे लोग भी इसे आसानी से नहीं समझ पाते। लेकिन सिंपल भाषा में समझो तो यह एक ऐसा तरीका था जिसमें कंपनी लोगों से पैसा लेती है और भविष्य में उसे या तो वापस करने का वादा करती है या उसे कंपनी के शेयर्स में बदलने का ऑप्शन रखती है। सवाल यह था कि इतना पैसा इतने बड़े स्केल पर पब्लिक से लिया जा रहा था तो क्या रूल्स फॉलो हुए? क्या इन्वेस्टर्स की पूरी जानकारी सही तरह से रिकॉर्ड की गई? क्या रेगुलेटर को प्रॉपर कंप्लायंस दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह पब्लिक इश्यू था तो सेबी की परमिशन और रूल्स से बाहर कैसे चल सकता था? यहीं से कहानी में सेबी की एंट्री होती है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। जब सहारा की दो कंपनीज, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने OFCD के जरिए हजारों करोड़ रुपए रेज किए तो सेबी की नजर इस पूरे खेल पर गई। सेबी ने सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े नंबर में लोगों से पैसा लिया गया है तो ये प्राइवेट अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? ये तो पब्लिक इश्यू जैसा है, और पब्लिक इश्यू है तो सेबी के रूल्स फॉलो करने होंगे। सहारा की तरफ से आर्ग्यूमेंट आया कि ये इंस्ट्रूमेंट्स सेबी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। उनका कहना था कि यह मामला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के। अब लड़ाई सिर्फ कंपनी और रेगुलेटर की नहीं रही, अब यह लड़ाई बन गई पावर वर्सेस लॉ, पेपर वर्क वर्सेस पब्लिक मनी,
और एक बड़े एम्पायर वर्सेस एक सवाल पूछता हुआ सिस्टम। कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब सेबी ने इन्वेस्टर डिटेल्स मांगी तब असली मिस्ट्री शुरू हुई। करोड़ों इन्वेस्टर्स का क्लेम था, हजारों करोड़ की रकम थी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, एड्रेसेस और वेरिफिकेशन की बात आई तो मामला उलझता चला गया। सहारा कहती रही कि उसने बहुत से इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर दिया है। सेबी और कोर्ट्स के सामने सवाल था कि अगर ऐसा है तो प्रूफ कहाँ है? जेन्युइन इन्वेस्टर्स कौन है? पैसा किसे मिला, किसे नहीं मिला, और जिन लोगों के नाम पर पैसा रेज हुआ क्या वे सभी लोग ट्रेसेबल हैं? यही वह पॉइंट था जहां यह मामला सिर्फ स्कैम नहीं बल्कि इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री की सबसे अजीब पहेली बन गया। एक तरफ सहारा का कहना था कि इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और बहुत पैसा वापस किया जा चुका है, दूसरी तरफ रेगुलेटर को उन इन्वेस्टर्स को वेरीफाई करना था जिन्हें रिफंड मिलना था। लेकिन जब करोड़ों लोगों की लिस्ट, फॉर्म्स, रिसीप्ट्स और क्लेम्स का पहाड़ सामने हो तो सच और कागज के बीच की दूरी बहुत लंबी हो जाती है, और इस दूरी में फंस गया आम आदमी। वो इन्वेस्टर जिसने सिर्फ भरोसा किया था, उसे OFCD नहीं समझ आया था, उसे सेबी एक्ट नहीं पता था, उसे जुरिस्डिक्शन का मतलब नहीं पता था, उसे सिर्फ इतना पता था कि उसने पैसा जमा किया था, और अब जब वह अपना पैसा मांग रहा था तो उसे कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे अदालतों में मामला गहराता गया। सहारा और सेबी की लीगल बैटल लंबी होती गई। हर हियरिंग के साथ हेडलाइंस बनती गई, लेकिन गांव के इन्वेस्टर के लिए हेडलाइन से ज्यादा जरूरी था उसका जमा किया हुआ पैसा। फिर आया साल 2012। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया जिसने सहारा एम्पायर की नींव हिला दी। सहारा की दोनों कंपनीज को इन्वेस्टर्स का पैसा सेबी के पास डिपॉजिट करके रिफंड प्रोसेस के लिए कहा गया। ये सिर्फ लीगल ऑर्डर नहीं था, ये एक मैसेज था कि कोई कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर पब्लिक से पैसा उठाती है तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। अगर पैसा सेबी के पास जाएगा तो इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचेगा? अगर सहारा कह रही है कि उसने पैसा वापस कर दिया तो फिर क्लेम करने वाले लोग कौन हैं? और अगर करोड़ों इन्वेस्टर्स थे तो रिफंड लेने के लिए सामने कम लोग क्यों आ रहे थे? यहीं से सहारा स्कैम की सबसे डरावनी मिस्ट्री शुरू होती है। पैसा था, इन्वेस्टर्स थे, रिसीप्ट्स थी, कोर्ट ऑर्डर्स थे, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल रह गया, हमारा पैसा कहां गया? 2012 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद सहारा की कहानी सिर्फ बिजनेस पेजेस तक सीमित नहीं रही। अब ये हर छोटे शहर, हर कस्बे और हर उस घर की कहानी बन गई थी जहां सहारा की रसीदें पुराने बक्सों में रखी थी। कुछ लोग उम्मीद में थे कि अब पैसा वापस मिलेगा, कुछ लोग डर में थे कि अगर कंपनी इतनी बड़ी होकर भी कोर्ट में फंस गई तो हमारा क्या होगा, और कुछ लोग अब भी विश्वास कर रहे थे कि सहारा जैसा बड़ा नाम कभी उनका पैसा नहीं डुबो सकता। लेकिन कानून की दुनिया में भरोसे से ज्यादा जरूरी होता है प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापस होना चाहिए, लेकिन रिफंड की प्रक्रिया आसान नहीं थी। सेबी को जेन्युइन इन्वेस्टर्स की पहचान करनी थी। इन्वेस्टर को डॉक्यूमेंट्स देने थे, नाम, एड्रेस, बॉन्ड सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, प्रूफ, हर चीज मैच होनी थी। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन जमीन पर यह काम पहाड़ उठाने जैसा था, क्योंकि सहारा का इन्वेस्टर सिर्फ मेट्रो सिटीज का एजुकेटेड इन्वेस्टर नहीं था, वह गांव का किसान भी था, वह छोटा दुकानदार भी था, वह ऑटो चलाने वाला आदमी भी था, वह बुजुर्ग महिला भी थी जिसने एजेंट की बात मानकर कुछ हजार रुपए जमा कर दिए थे। इनमें से कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि उनका पैसा एग्जैक्टली किस स्कीम में लगा है। कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे, कुछ की रिसीप्ट्स खो गई थी, कुछ इन्वेस्टर्स की मौत हो चुकी थी, कुछ एड्रेसेस बदल चुके थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आज भी नहीं पता था कि रिफंड क्लेम करने की प्रोसेस क्या है। यहीं पर सहारा केस का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। जब कोई गरीब आदमी बैंक में पैसा जमा करता है तो वह बैंक स्टेटमेंट समझ सकता है, लेकिन जब कोई एजेंट घर आकर फॉर्म भरता है, रिसीट देता है और कहता है कि चिंता मत करो, पैसा सेफ है, तो वह इन्वेस्टर पेपर नहीं, इंसान पर भरोसा करता है। सहारा का पूरा मॉडल इसी भरोसे पर खड़ा था, और जब वही भरोसा कोर्ट और वेरिफिकेशन के बीच फंस गया तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी इंसान का हुआ जिसने सिस्टम को कभी समझा ही नहीं था। उधर सहारा एम्पायर के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कोर्ट ऑर्डर्स, सेबी नोटिस, डेडलाइंस, डिपॉजिट अमाउंट, हर तरफ से घेरा कसता गया। सहारा की तरफ से बार बार कहा गया कि उसने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर दिया है, लेकिन रेगुलेटर और कोर्ट को सिर्फ क्लेम नहीं, प्रूफ चाहिए था। अगर पैसे वापस हुए तो किसे हुए, कब हुए, कौन से बैंक अकाउंट में गए, क्या सारे इन्वेस्टर्स ट्रेसेबल हैं, क्या सारी एंट्रीज जेन्युइन हैं। यहाँ से मामला सिर्फ फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं रहा, ये एक ऐसी भूल भुलैया बन गया जिसमें हर रास्ता नए सवाल तक जाता था। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए की बात हो रही थी, दूसरी तरफ रिफंड क्लेम करने वालों की संख्या उस स्केल के मुकाबले बहुत कम दिख रही थी जितने इन्वेस्टर्स का दावा किया गया था। यही बात लोगों के मन में और बड़ा शक पैदा करती थी। अगर इतने करोड़ इन्वेस्टर्स थे तो क्लेम करने इतने कम लोग क्यों आए? क्या लोग अनिवेयर थे?
क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे? क्या पैसे सच में पहले ही लौट चुके थे, या फिर इन्वेस्टर लिस्ट में कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं था? सवाल बढ़ते गए, जवाब उलझते गए। इसी बीच सहारा चीफ सुब्रत रॉय का इमेज भी बदलने लगा। कभी जो आदमी बड़े स्टेडियम्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिकल सर्कल्स में पावर का सिंबल माना जाता था, वही अब कोर्ट रूम्स और लीगल हेडलाइंस में घिरा हुआ दिखाई देने लगा। एक समय था जब सहारा का नाम सुनते ही लोगों को बड़ा एम्पायर याद आता था। अब उसी नाम के साथ स्कैम, रिफंड, अरेस्ट और इन्वेस्टर्स जैसे शब्द जुड़ने लगे। फिर आया वह मोमेंट जिसने पूरे देश का ध्यान इस केस पर और ज्यादा खींच लिया। साल 2014 में सुब्रत रॉय को अरेस्ट किया गया। यह अरेस्ट सिर्फ एक बिजनेसमैन की गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस इमेज का टूटना था जो सालों से बनाई गई थी। जो इंसान कभी पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े लोगों के साथ दिखता था, उसे अब कानून के सामने जवाब देना था। देश के लिए यह शॉकिंग विजुअल था। सहारा के इन्वेस्टर्स के लिए यह डर और उम्मीद दोनों का मोमेंट था। डर इसलिए क्योंकि अगर कंपनी का सबसे बड़ा चेहरा जेल जा सकता है तो कंपनी की हालत कितनी सीरियस होगी, और उम्मीद इसलिए क्योंकि शायद अब उनका पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन असली जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। यहाँ अरेस्ट के बाद भी कहानी तुरंत खत्म नहीं हुई। ना पैसा तुरंत सबको वापस मिला, ना सवाल खत्म हुए। केस चलता रहा, रिफंड प्रोसेस चलता रहा, कोर्ट ऑर्डर्स आते रहे, सहारा से भी अकाउंट, डिपॉजिटेड मनी, क्लेम्स, वेरिफिकेशन, ये सब एक लंबी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया में बदल गया। इस बीच सबसे ज्यादा परेशान वे लोग रहे जिनके लिए सहारा कोई फाइनेंशियल हेडलाइन नहीं, पर्सनल ट्रेजेडी थी। कल्पना करो एक छोटे कस्बे के आदमी की जिसने बेटी की शादी के लिए 15 साल तक पैसा जमा किया, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया। जब एजेंट आता था वह चाय पिलाता था, रिसीट लेता था और मन में सोचता था कि समय आने पर यह पैसा काम आएगा। फिर एक दिन उसे पता चला कि कंपनी कोर्ट में फंसी है। वह ऑफिस गया, वहां भीड़ लगी थी। किसी ने कहा ऑनलाइन क्लेम करो, किसी ने कहा डॉक्यूमेंट कंप्लीट लाओ, किसी ने कहा अभी प्रोसेस बंद है, किसी ने कहा पैसा आएगा इंतजार करो। उसके लिए स्कैम का मतलब हजारों करोड़ नहीं था, उसके लिए स्कैम का मतलब था बेटी की शादी रुकना। किसी बुजुर्ग के लिए इसका मतलब था दवाई के पैसे अटकना, किसी मजदूर के लिए इसका मतलब था जीवन भर की बचत हवा में लटक जाना। यही वह ह्यूमन कॉस्ट है जो बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स की हेडलाइंस में अक्सर खो जाती है। टीवी पर नंबर्स चलते हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कंपनीज स्टेटमेंट्स जारी करती है, रेगुलेटर्स प्रोसेस बताते हैं, लेकिन लाइन में खड़ा आम आदमी सिर्फ एक बात पूछता है, मेरा पैसा कब मिलेगा? सहारा केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि इसने इंडिया के ट्रस्ट बेस्ड सेविंग कल्चर को अंदर से हिला दिया। छोटे शहरों में लोग फॉर्मल फाइनेंस से डरते थे। उन्हें बैंक्स के फॉर्म्स, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल काउंटर्स से हेजिटेशन होती थी। ऐसे में सहारा जैसे नेटवर्क ने उन्हें एक आसान रास्ता दिया। एजेंट आया, समझाया, पैसा लिया, रिसीप्ट दी। लेकिन जब डिस्प्यूट हुआ तो वही इजी सिस्टम अचानक कॉम्प्लिकेटेड लीगल मेज बन गया। यहाँ एक और कॉन्ट्रास्ट समझना जरूरी है। ऊपर से सहारा एम्पायर चमकदार था, क्रिकेट टीम स्पॉन्सरशिप, एयरलाइंस, मीडिया, शहरों में बड़े ऑफिसेज, बड़े इवेंट्स, ग्रैंड इमेज। लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टर एक छोटे से कागज के भरोसे खड़ा था। ऊपर लग्जरी और पावर थी, नीचे अनसर्टेनिटी और इंतजार था। ऊपर बोर्डरूम्स और कोर्ट रूम्स थे, नीचे गांवों की गलियों में बैठे लोग थे जिनके पास इंटरनेट भी ठीक से नहीं था। और यही कॉन्ट्रास्ट इस केस को इतना बड़ा बनाता है, क्योंकि सहारा ने सिर्फ पैसा नहीं लिया था, उसने एक इमोशनल आइडेंटिटी बनाई थी। सहारा परिवार, फैमिली शब्द बड़ा पावरफुल होता है। फैमिली में लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते, भरोसा करते हैं। फैमिली में लोग सवाल कम पूछते हैं, और यही भरोसा जब टूटता है तो नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, साइकोलॉजिकल भी होता है। धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी में सहारा का नाम दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग अब भी कहते थे कि कंपनी ने बहुत लोगों को रोजगार दिया, छोटे सेवर्स को प्लेटफॉर्म दिया और देश में बड़े लेवल पर काम किया। लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग ये पूछ रहे थे कि अगर सब ठीक था तो इतनी लंबी लीगल बैटल क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर क्यों देना पड़ा? सेबी को रिफंड प्रोसेस क्यों चलाना पड़ा? और जेन्युइन इन्वेस्टर्स को अपना पैसा पाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े सवाल की तरफ बढ़ती है। क्या सहारा स्कैम सिर्फ एक कंपनी की गलती थी, या ये इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेशन की कमजोरी भी थी? क्या एजेंट्स के भरोसे चलने वाले डिपॉजिट मॉडल्स को समय रहते प्रॉपरली मॉनिटर किया गया? क्या छोटे इन्वेस्टर्स को समझाया गया कि वह किस प्रोडक्ट में पैसा डाल रहे हैं? क्या उन्हें रिस्क बताया गया? क्या गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स जल्दी जाग सकते थे? जब कोई स्कैम इतना बड़ा होता है तो दोष सिर्फ एक जगह नहीं रुकता, उसमें कंपनी की एम्बिशन होती है, सिस्टम की देरी होती है, पब्लिक की फाइनेंशियल इलिटरेसी होती है, एजेंट्स का प्रेशर होता है, और सबसे ऊपर होता है भरोसे का इस्तेमाल। सहारा की कहानी में भी यही हुआ। एक तरफ लोगों की बचत थी, दूसरी तरफ एम्पायर बनाने की भूख। एक तरफ छोटे डिपॉजिट्स थे, दूसरी तरफ हजारों करोड़ का स्केल।
एक तरफ गांव का इन्वेस्टर था, दूसरी तरफ लीगल टेक्निकलिटीज, और इन दोनों के बीच जो गैप था वही सहारा स्कैम की असली जमीन बना। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अरेस्ट, कोर्ट ऑर्डर और रिफंड प्रोसेस के बाद भी सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा था। जो पैसा जमा हुआ उसका अंतिम हिसाब क्या है? किसे पैसा मिला, किसे नहीं मिला? और जो लोग आज भी क्लेम कर रहे हैं उनके लिए रास्ता कितना आसान है? समय बीतता गया, लेकिन सहारा का सवाल खत्म नहीं हुआ। जिन लोगों ने यह सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सब कुछ जल्दी साफ हो जाएगा, उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि इंडिया में किसी बड़े फाइनेंशियल डिस्प्यूट का अंत उतना आसान नहीं होता जितना हेडलाइंस में दिखता है। एक तरफ पैसा जमा करने की बात थी, दूसरी तरफ रिफंड प्रोसेस थी, और इनके बीच में खड़ा था वेरिफिकेशन का लंबा पहाड़। किसी इन्वेस्टर के लिए ये प्रोसेस सिर्फ फॉर्म भरने जैसा नहीं था। उसे साबित करना था कि वह जेन्युइन इन्वेस्टर है। उसे अपनी रिसीट दिखानी थी। उसे ये बताना था कि उसने कब पैसा जमा किया, किस स्कीम में जमा किया, कितना जमा किया। अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक थी, अगर एड्रेस पुराना था, अगर एजेंट ने फॉर्म गलत भरा था, अगर ओरिजिनल पेपर खो गया था, तो उसकी मुश्किल और बढ़ जाती थी। यहीं पर एक और कड़वा सच सामने आता है। जब पैसे लेने थे तब सिस्टम बहुत आसान था। एजेंट घर तक आता था, फॉर्म भरता था, बात समझाता था, पैसा लेता था, रिसीट देता था। लेकिन जब पैसा वापस लेने की बारी आई तब वही इन्वेस्टर अकेला पड़ गया। अब उसे पोर्टल समझना था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, वेरिफिकेशन करानी थी और इंतजार करना था। यही कॉन्ट्रास्ट सहारा केस की असली चोट है। पैसा जमा करना आसान, पैसा वापस पाना मुश्किल। और यही सवाल आज भी लाखों लोगों के मन में चुभता है। सरकार और कोर्ट्स की तरफ से समय समय पर रिफंड की कोशिशें हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़े डिपॉजिटर्स के लिए पोर्टल बना, क्लेम्स मांगे गए, डेडलाइंस बढ़ाई गई, अलग अलग चरणों में रिफंड की बात हुई। लेकिन ग्राउंड लेवल पर आम डिपॉजिटर के लिए कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। किसी को प्रोसेस समझ नहीं आई, किसी के डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हुए, किसी को पता ही नहीं चला कि क्लेम कैसे करना है। और कुछ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी। जो पैसा कभी भविष्य की सुरक्षा माना गया था वही अब पास्ट की एक दर्दनाक फाइल बन गई। कई घरों में सहारा की रिसीप्ट्स आज भी पुराने कपड़ों, अलमारी और लोहे के बक्सों में रखी मिलती है। कुछ लोग उन्हें संभाल कर रखते हैं क्योंकि वह सिर्फ पेपर नहीं, उनकी मेहनत की याद है। कुछ लोग उन्हें देखकर गुस्सा होते हैं, कुछ लोग शर्म महसूस करते हैं कि उन्होंने दूसरों की बात मानकर पैसा लगा दिया, और कुछ लोग अब भी कहते हैं शायद एक दिन पैसा वापस आ जाए। यही सहारा स्कैम की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल डैमेज है। इसने सिर्फ वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं की, इसने भरोसा डिस्ट्रॉय की। क्योंकि इंडिया जैसे देश में गरीब और लोअर मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं होता, वह बैलेंस शीट नहीं पढ़ता, वह कंपनी फाइलिंग्स नहीं समझता, वह रेगुलेटर के नोटिस नहीं देखता, वह भरोसे से चलता है। उसे लगता है कि अगर कंपनी बड़ी है, टीवी पर आती है, क्रिकेट टीम स्पॉन्सर करती है, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के साथ दिखती है, तो उसका पैसा सेफ होगा। लेकिन सहारा केस ने दिखा दिया कि ब्रांड की चमक और इन्वेस्टर की सेफ्टी दो अलग चीजें हैं। एक कंपनी जितनी बड़ी दिखती है उतनी ट्रांसपेरेंट हो, ये जरूरी नहीं। एक ऑफिस जितना शानदार हो उसके अकाउंट्स उतने साफ हो, ये जरूरी नहीं। किसी स्कीम में लाखों लोग पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्कीम रिस्क फ्री है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आता तो उसमें सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पर पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये कहना आसान है। उस गरीब आदमी को ये कौन समझाता जिसके पास बैंक तक जाने का टाइम नहीं था? उस महिला को कौन बताता जिसने एजेंट को अपने घर के मेंबर जैसा माना था? उस बुजुर्ग को कौन समझाता जिसे इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स पढ़ना नहीं आता था? यही वजह है कि सहारा स्कैम को सिर्फ लीगल केस की तरह देखना गलत होगा। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की फेलियर स्टोरी भी है। सहारा ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, गांव-गांव तक पहुंच बनाई, छोटे डिपॉजिट्स को बड़ी शक्ति में बदला। ये बिजनेस सेंस में ब्रिलियंट था। लेकिन जब ऐसा नेटवर्क पब्लिक मनी कलेक्ट करे तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी उससे भी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि ये पैसा बड़े इन्वेस्टर्स का सरप्लस नहीं था, ये उन लोगों की लाइफ सेविंग्स थी जिनके पास दूसरा चांस नहीं था। किसी बिलियनियर का लॉस हेडलाइन बनता है, लेकिन गरीब आदमी की सेविंग्स डूब जाए तो वह ट्रेजेडी बनती है। सहारा केस में यही ट्रेजेडी बार बार दिखाई देती है। एक तरफ सुब्रत रॉय और सहारा का एम्पायर था, बड़े बड़े सपने, बड़ा ब्रांड, बड़ा इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ वह इन्वेस्टर था जो पूछ रहा था मेरे 10,000 कब मिलेंगे, और यही 10,000 रुपीज उसके लिए किसी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट से ज्यादा बड़ा अमाउंट था। फिर सवाल आता है, आखिर पैसा गया कहाँ? इसका जवाब सिंपल लाइन में नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ऑर्डर्स, सेबी सहारा अकाउंट, कंपनी क्लेम्स, इन्वेस्टर वेरिफिकेशन, रिफंड प्रोसेसेस, सब मिलाकर यह एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। सहारा ने कहा कि उसने लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को पैसा वापस किया। रेगुलेटर्स और कोर्ट्स ने प्रूफ और वेरीफाइड रिफंड की बात की। कई डिपॉजिटर्स ने क्लेम्स किए, कुछ रिफंड्स हुए, लेकिन जो कंफ्यूजन, डिले और डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ उसने इस केस को इंडिया की सबसे चर्चित फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज में बदल दिया। इसलिए असली जवाब यह है
कि सहारा स्कैम सिर्फ पैसा गायब होने की कहानी नहीं है। यह उस पैसे की कहानी है जो पेपर वर्क, लीगल बैटल, वेरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी के जाल में फंस गया। यह उस ट्रस्ट की कहानी है जिसे कलेक्ट करना आसान था लेकिन वापस करना मुश्किल साबित हुआ। यह उस सिस्टम की कहानी है जहां गरीब इन्वेस्टर सबसे आखिरी लाइन में खड़ा रह जाता है। और शायद यही वजह है कि सहारा का नाम आज भी लोगों के दिमाग में दो ऑपोजिट इमेजेस बनाता है। कुछ लोगों को याद आता है सहारा का बड़ा एम्पायर, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एम्बिशन और सुब्रत रॉय की ग्रैंड पर्सनैलिटी। लेकिन लाखों लोगों को याद आती है एक छोटी सी रिसीट, एक अधूरा प्रॉमिस और वह सवाल जो सालों बाद भी खत्म नहीं हुआ, हमारा पैसा कब मिलेगा। सुब्रत रॉय की जिंदगी भी एक फिल्मी राइज एंड फॉल जैसी बन गई। एक समय वह इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में गिने जाते थे। बड़े नेताओं, एक्टर्स, प्लेयर्स और पब्लिक इवेंट्स के बीच उनका इन्फ्लुएंस साफ दिखता था। लेकिन बाद के सालों में उनका नाम लगातार कोर्ट केसेस, जेल, रिफंड और कंट्रोवर्सी से जुड़ गया। 2023 में उनके निधन के बाद भी सहारा की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। असली कहानी उन डिपॉजिटर्स की थी जिनकी उम्मीदें अब भी फाइल्स में जिंदा थी। यही किसी भी एम्पायर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब फाउंडर चला जाता है तब भी उसके फैसलों का असर लोगों की जिंदगी पर रहता है। सहारा के मामले में भी यही हुआ। ब्रांड कमजोर हुआ, लीगल बैटल लंबी चली और इन्वेस्टर्स के सवाल बाकी रहे। इस केस से इंडिया को 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक, कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, पब्लिक मनी लेने पर उसे ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा। अगर लाखों करोड़ों लोगों से पैसा लिया जा रहा है तो रिकॉर्ड साफ होने चाहिए, इन्वेस्टर्स ट्रेसेबल होने चाहिए और रिफंड मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। दूसरा सबक, आम इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर नहीं रखा जा सकता। अगर लोग प्रोडक्ट समझे बिना सिर्फ एजेंट और ब्रांड के भरोसे पैसा लगाएंगे तो नुकसान सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा। तीसरा सबक, रेगुलेटर्स को देर से नहीं जागना चाहिए। जब कोई स्कीम गांव-गांव तक फैल रही हो, जब करोड़ों का पैसा कलेक्ट हो रहा हो, जब एजेंट्स नेटवर्क के जरिए पब्लिक सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहे हो, तब मॉनिटरिंग शुरुआत से मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि स्कैम एक्सपोज होने के बाद रिकवरी सबसे मुश्किल काम होती है। सहारा स्कैम की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि जिस कंपनी ने खुद को परिवार कहा, उसी परिवार के कई लोग अपने हिस्से का पैसा पाने के लिए सालों तक भटकते रहे। और जब परिवार में भरोसा टूटता है तो अदालत का ऑर्डर भी उस टूटे भरोसे को पूरी तरह जोड़ नहीं पाता। आज भी जब कोई छोटा इन्वेस्टर किसी नई स्कीम का फॉर्म भरता है तो सहारा की कहानी उसके पीछे खड़ी रहती है। जब कोई एजेंट कहता है चिंता मत करो, पैसा सेफ है, तो इतिहास धीरे से पूछता है प्रूफ कहाँ है। जब कोई कंपनी बड़े बड़े रिटर्न्स का प्रॉमिस करती है तो सहारा केस याद दिलाता है कि बड़े सपनों के पीछे हमेशा डॉक्यूमेंट्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्कैम्स अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं। पहले ट्रस्ट बनता है, फिर नेटवर्क बनता है, फिर पैसा आता है, फिर स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि सिस्टम भी उसे छूने से डरता है। और जब तक सच सामने आता है तब तक सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग झेलते हैं जिनकी आवाज सबसे कमजोर होती है। सहारा स्कैम भी ऐसी ही कहानी थी। एक तरफ चमकदार एम्पायर, दूसरी तरफ धूल में रखी छोटी रिसीप्ट्स। एक तरफ कोर्ट रूम्स में बड़े आर्ग्यूमेंट्स, दूसरी तरफ गांवों में इंतजार करते छोटे डिपॉजिटर्स। एक तरफ हजारों करोड़ के नंबर्स, दूसरी तरफ किसी गरीब की 10,000 की बचत। और इसी कॉन्ट्रास्ट में इस पूरी कहानी का असली दर्द छिपा है। हो सकता है आने वाले सालों में और रिफंड्स हो सकता है कुछ लोगों को उनका पैसा वापस मिल जाए, हो सकता है कई फाइल्स हमेशा के लिए बंद हो जाएं। लेकिन सहारा स्कैम ने जो सवाल छोड़ा है वह सिर्फ सहारा से नहीं, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से है। अगर एक आम आदमी अपना पैसा किसी बड़े नाम पर भरोसा करके लगाता है तो क्या सिस्टम उसकी रक्षा करेगा? अगर कोई कंपनी करोड़ों लोगों से पैसा उठाती है तो क्या उसका हिसाब क्लियर रहेगा? और अगर सब कुछ गलत हो जाए तो क्या सबसे आखिरी इन्वेस्टर तक न्याय पहुंचेगा? यही सवाल सहारा स्कैम की असली विरासत है। ये कहानी हमें बताती है कि हर चमकता एम्पायर भरोसे पर खड़ा होता है, लेकिन भरोसा अगर अकाउंटेबिलिटी के बिना हो तो वही भरोसा लाखों लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सहारा ने लोगों को सपना बेचा था, सुरक्षा का सपना, परिवार का सपना, भविष्य का सपना। लेकिन जब सपना कोर्ट फाइल्स, रिफंड क्लेम्स और सालों के इंतजार में बदल जाए तो वह सिर्फ स्कैम नहीं रहता, वह एक चेतावनी बन जाता है। एक ऐसी चेतावनी जो हर इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए। पैसा लगाने से पहले नाम मत देखो, नियम देखो, चमक मत देखो, हिसाब देखो, प्रॉमिस मत सुनो, प्रूफ मांगो, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई सिर्फ भरोसे पर नहीं, समझदारी पर सुरक्षित रहती है।